तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। पहले तो ये याद रखना, कार्लोस अल्काराज ये कहां से हैं? ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है, पहला प्रश्न हो गया। और अभी इन्होंने विंबलडन ओपन 2023 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। अच्छा, इन्होंने फाइनल में किसको हराया? नोवाक जोकोविच को। और आप जानते हो ये कहां से हैं? ये सर्बिया से है। सर्बिया के टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच। तो आप कह सकते हो 20 साल के हैं ये कार्लोस अल्काराज, और ये विंबलडन ओपन जीतने वाले स्पेन के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। एग्जाम के हिसाब से ये इतना खास पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018, 2019, 2021 और 2022 इन चारों सालों में जो विंबलडन ओपन है उसमें मेन सिंगल का टाइटल अभी तक नोवाक जोकोविच ही जीत रहे थे, क्योंकि 2020 वाला तो कोरोना के कारण नहीं हुआ था। और अब 2023 में भी ये जीतते, लेकिन कार्लोस अल्काराज ने को हरा दिया है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप पूछोगे कार्लोस अल्काराज का क्या ये पहला ग्रैंड स्लैम है? नहीं, इससे पहले ये 2022 में यूएस ओपन का खिताब जीत चुके हैं, तो ये उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। तो अब आपको याद क्या रखना है कि विंबलडन ओपन 2023 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन के हैं। किसे हराया? नोवाक जोकोविच को हराया, वो सर्बिया से है। अब चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने विंबलडन 2023 में महिला एकल वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया? तो इसका तो आंसर हो जाएगा मार्केटा वोंद्रासोवा। और ये नाम आपने बिल्कुल पहली बार सुना होगा, क्योंकि मैंने ही पहली बार सुना है, क्योंकि इन्होंने पहली बार ही कोई ग्रैंड स्लैम जीता है। चिंता मत करो, इनके नाम को याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन्होंने हराया किसको पहले ये देख ले, और ये है कहां से? तो ये चेक रिपब्लिक के टेनिस प्लेयर है, और इन्होंने हराया है ओन्स जाबेउर को। ये ट्यूनीशिया की प्लेयर है। विंबलडन ओपन ये दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। अब इनके नाम को याद कैसे रखना है? देखो, विंबलडन ओपन है ये, तो विंबल को मैं ऐसे बोल देता हूं विमल। वो विमल पान मसाला आता है जिसका काफी ऐड आपने सुना होगा, अजय देवगन उसका ऐड करता है। अजय देवगन नहीं पहचाना? नहीं पहचाना? नहीं पहचानते हो मुझको? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं विमल लेने आया हूं, विमल लेके जाऊंगा, फूलो जुबा केसरी। अब पहचान लिया ना, वही वाली विमल। तो अगर आपको विमल लेने जानी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट में। या विंबल को मैं कंबल बोल दूं, कंबल लेने भी कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट में ही जाना पड़ेगा। तो उससे याद हो जाएगा मार्केट, मार्केटा। मार्केटा ने जीत लिया। हल्की सी हिंट चाहिए आपको बस। याद रखना, विंबलडन ओपन मार्केटा ने जीता है वुमेन्स का, और मेंस का हमने देखा कार्लोस अल्काराज ने जीता है, वो स्पेन के प्लेयर है। ये जो विंबलडन ओपन है ना, ये दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों तक तो आप इसे शेयर कर ही सकते थे। या आपका कोई स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम वगैरह पे, तो वहाँ पे प्लीज़ एक बार शेयर कर दिया करो। आज आपको शेयर ज़रूर करना पड़ेगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 2023 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में एथलीट निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा रजत, सिल्वर मेडल। पहला प्रश्न तो आपके मन में यह आएगा कि ये 2023 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस में। और इसमें भारतीय एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद स्पर्धा में सिल्वर जीता है। तो निषाद कुमार इस इवेंट में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलीट हैं। ये जो चैंपियनशिप है ये पहली बार 1994 में होती है, जर्मनी के बर्लिन में। और वैसे 2017 के पहले इसका नाम आईपीसी एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप हुआ करता था। और एथलेटिक्स की बात है तो आपको याद दिला दूं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हम 7 मई को मनाते हैं, और 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा टोक्यो, जापान में। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा ब्राजील में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड डेफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप की, जिसका आयोजन अभी 10 से लेके 12 जुलाई तक हुआ। कहाँ पे? ब्राजील में। ये हर 4 साल में एक बार होता है, तो अभी ये ब्राजील में हुआ। इसमें भारत ने टोटल 9 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। तो टेस्ट क्रिकेट में यहां हम बात कर रहे हैं कि भारत के लिए 450 विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन ये दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। और अश्विन से पहले ये कारनामा अनिल कुंबले कर चुके हैं। अनिल कुंबले ने 132 टेस्ट मैचों में 619 विकेट लिए थे।
और वहीं अगर पूरी दुनिया में बात करें कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन है, तो श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन है। उनके नाम 133 टेस्ट मैचों में 800 विकेट है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो इसका तो उत्तर होगा तीसरे स्थान पे। यहाँ पे बात कर रहे हैं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की। कहाँ पे हुआ ये? थाईलैंड के बैंकॉक में। कब से कब तक? 12 से लेकर 16 जुलाई तक। और इसमें भारत ने 27 मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 27 मेडल, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इस तरह से भारत पदक तालिका में बात करोगे तो तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पे इसमें जापान है, उसके पास 16 गोल्ड हैं, 11 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल 37 मेडल हैं उसके पास। दूसरे स्थान पे चाइना और तीसरे स्थान पे भारत हो गया। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान, जिसको कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक्चुअली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2023 में फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा पर गए, और जब वो सबसे पहले फ्रांस गए तो वहां पे फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से उनको सम्मानित किया गया, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। और किसने सम्मानित किया? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। और आप कह सकते हैं उस तरह से फ्रांस का ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। और इस तरह से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6वीं फ्रांस की यात्रा है। 6 बार जा चुके हैं भैया फ्रांस। और अभी वे 14 जुलाई को यहाँ के बेस्टिल डे परेड में भी शामिल हुए एज अ चीफ गेस्ट। उनको इनवाइट किया गया था। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। तो अभी अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के एमडी सीईओ कौन है? अनिल सरदना है। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा विनोद मनकारा ने। तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता लेखक विनोद मनकारा ने ये नई बुक लिखी है, जिसका नाम है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो। तो इस बुक को अभी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रॉकेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया या जारी किया गया। इसे किसने लॉन्च किया? तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, उन्होंने इस बुक को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नी कृष्णन को ये बुक सौंपकर इसका विमोचन किया, इसे लॉन्च किया। तो याद रखना, लिखा किसने? विनोद मनकारा ने। बाकी अभी अमिताभ घोष स्मोक एंड एसेश नाम से बुक लिखी है, नारायण वागुल रिफ्लेक्शन नाम से बुक लिखी, और शशि शेखर वेम्पाती कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नाम से बुक लिखी थी। तो ये ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कृष्णा द सेवेंथ सेंस नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा देवाशीष चटर्जी ने। बुक का नाम है कृष्णा द सेवेंथ सेंस और इसे लिखा है देवाशीष चटर्जी ने, और इसे लॉन्च किया केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने। अमिताभ कांत ये हमारे G20 के शेरपा हैं, और अभी मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नाम की बुक लिखी थी। शशि थरूर अम्बेडकर अ लाइफ नाम से बुक लिखी, जबकि अनीता भरत शाह कलर्स ऑफ डिवोशन नाम की बुक लिखी इन्होंने। तो ये बुक्स भी न्यूज़ में थी, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा आर चिदम्बरम और सुरेश कंगोत्री ने। तो अभी आर चिदम्बरम और सुरेश कंगोत्री ने ये बुक लिखी है, जिसका नाम है इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट। तो ये जो बुक है ये भारत के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर आर चिदम्बरम के जीवन के बारे में है, जो भारत सरकार के 2001 से लेकर 2018 तक भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे और कैबिनेट के वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। तो बुक का नाम ध्यान रखना, और इसको आर चिदम्बरम और सुरेश कंगोत्री ने लिखा है, ये ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए,
किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी खोली जाएगी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो आपको पता है 2024 में जो समर ओलंपिक होंगे उसमें और एशियन गेम्स में ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस को खेल के रूप में शामिल किया जाएगा। तो इसी कारण मध्य प्रदेश के जो खेल मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया, इन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकेडमी खोलने की घोषणा की है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के किस राज्य की विधानसभा को संबोधित किया? तो आंसर होगा इसका राजस्थान। तो भारत के इतिहास में आज तक भारत के राष्ट्रपति ने किसी भी राज्य की विधानसभा को संबोधित नहीं किया, तो ये पहली बार है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान की विधानसभा को संबोधित किया जब वे अभी 3 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर आई हुई थी। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बनने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। आपको याद है कि पूरे विश्व में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, आतंकवाद को होने वाली फंडिंग को रोकने के लिए एक संगठन है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो उसकी ही एशियाई स्तर पर ये एक इकाई है, एक यूनिट है जिसका नाम है एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया है। कौन? यूनाइटेड अरब अमीरात। और इस तरह से आप कह सकते हो कि एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग जिसमें ऑब्जर्वर यानी कि पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया है ये यूनाइटेड अरब अमीरात। मैंने अभी बोला ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो इसकी स्थापना होती है 1989 में। हेडक्वार्टर है पेरिस में, और पेरिस में आपको यूनेस्को का, इंटरपोल का और ओईसीडी का हेड मिल जाएगा। और वहीं पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने टी राजा कुमार। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की? तो आंसर होगा अदानी ग्रुप। अच्छा, पहले ये लाइन का मतलब समझो कि पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना, इससे मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि देश में बनी 100% बिजली को दूसरे देश में सप्लाई किया जाएगा। और इस पर्टिकुलर प्रश्न में बात करें तो किस देश में सप्लाई किया जा रहा है? तो आंसर होगा बांग्लादेश में। कौन कर रहा है? अदानी ग्रुप। कहाँ से कर रहा है? तो अदानी का झारखंड के गोड्डा में जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है वहां से। और इस तरह से ये अदानी ग्रुप का पहला इंटरनेशनल पावर प्लांट बन गया है जो अपनी पूरी बिजली दूसरे देश को देगा, या यूं कहूं कि देश का पहला इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट है। इस प्लांट की कैपेसिटी अगर आपसे पूछ लें तो आंसर होगा 1600 मेगावाट है। और 25 सालों तक गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति की जाएगी, बिजली सप्लाई की जाएगी। तो मेन बात तो ये है इस प्रश्न की, ये आपको ध्यान रखनी है। कौन सप्लाई कर रहा है, किस देश को सप्लाई कर रहा है, कहाँ से सप्लाई कर रहा है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये 4 पॉइंट इसके निकल के आते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे ये कहाँ पे लॉन्च किया? तो आंसर होगा मलेशिया। अच्छा, रेजर पे ये क्या है? नाम तो आपने इसका जरूर सुना होगा, लेकिन ये है क्या? तो देखो, जब भी आप किसी ऑनलाइन क्लासेस की पीडीएफ या क्लास वगैरह या क्विज वगैरह के लिए पेमेंट करते हो, वैसे हम तो कोई चीज़ पेड देते नहीं है, जो भी चीज़ होती है जितनी भी होती है वो सब फ्री में ही देते हैं। तो किसी और का ही बोलना पड़ेगा जब भी आप किसी और की चीज़ खरीदते हो। तो वहाँ पे आपको बोला जाता है कि यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए और ये पीडीएफ ले लो या क्विज ले लो। तो वो जो लिंक दिया होता है ना, जिस पे क्लिक करके आप पेमेंट करते हो, वो रेजर पे का होता है लिंक। मतलब आप कह सकते हो ये एक पेमेंट गेटवे है जो ऑनलाइन पेमेंट करने में मदद करता है। और अभी इसने भारत के बाहर पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे ये कहाँ पे स्थापित किया? मलेशिया में। और वहाँ पे इसका नाम रखा है करलेक बाय रेजर पे, तो ये ध्यान रखना। और अभी आपको याद दिला दूं कि रेजर पे ने टर्बो यूपीआई भी लॉन्च किया था। किस बैंक के सहयोग से? एक्सिस बैंक। और यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे कौन सा बना? तो भी आंसर होगा रेजर पे। चलिए फिर बताइए, अभी विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 जुलाई को। तो हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कौशल बनाना।
यानी कि स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। यूथ से याद आएगा, एक नेशनल यूथ डे होता है, वो हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं, यानी कि 12 जनवरी को। और वर्ल्ड यूथ डे ये मनाते हैं जिस दिन हम वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाते हैं, यानी कि 12 अगस्त को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला वे 1994 से लेकर 1999 तक साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, या यूं कह दूं कि साउथ अफ्रीका में पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनाव में पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे वो, और उन्हीं के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। पहली बार इसको 2010 में मनाया हमने 18 जुलाई को। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 जुलाई को। तो हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस भी कहा जाता है, और इस बार की थीम है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। वैसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय कहां पर है? हेग नीदरलैंड में है। वहीं पे द कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर भी है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना होती है 17 जुलाई 1998 में, इसीलिए हम ये दिन मनाते हैं 17 जुलाई को। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। बात कर रहे हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की। तो ये जो इंडेक्स है ये बताता क्या है कि ये बताता है कि कौन सा देश सैन्य रूप से, मिलिट्री के रूप से कितना मजबूत है। तो इसके अनुसार अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, मतलब पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे इसके अनुसार रशिया है, तीसरे पे चाइना है, तो चौथे पे भारत है। मतलब आप देखोगे पिछले साल हमने कई बार पढ़े ना इस वाले इंडेक्स को, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, कई बार मैं आपको रिवीजन करा चुका हूं। तो पिछले साल भी यही सारी रैंकिंग थी, तो मतलब आपको कुछ नया याद नहीं करना है। पहले स्थान पे अमेरिका, चौथे स्थान पे भारत है। कौन सी रैंकिंग है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। और इसमें सबसे कम सैन्य शक्तिशाली वाला देश बताया गया भूटान को। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो शिकायत निवारण सूचकांक यानी कि ग्रेवियंस रेडरेसल इंडेक्स, इसे जारी किया है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने। तो शिकायत निवारण के मामले में बड़े राज्यों में बात कर रहे हैं तो टॉप पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे झारखंड। वहीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो सिक्किम इसमें टॉप पर है, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लक्षद्वीप टॉप पर है। तो इसमें इतना ही याद रखना, आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। फिर बताइए, अभी टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में टॉप पे कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो आंसर होगा नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो अभी टाइम्स हायर एजुकेशन ने युवा विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की है, मतलब ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे यूनिवर्सिटीज जिनको ओपन हुए अभी 50 साल से कम हुए हैं, उनको बोला है यंग यूनिवर्सिटीज। तो इस लिस्ट में 605 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया, जिनमें टॉप पर है सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। और इसमें भारत में पहले स्थान पे है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, जो इस पूरी लिस्ट में 77 नंबर पे है। ये है कहाँ पे? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोट्टायम, केरल में। और अगर बात करें इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ये किस देश की हैं, तो तुर्की की हैं 47, और फिर भारत की है, भारत की 45 है। तो इतना पॉइंट आप ध्यान रखना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में नोमैडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा मंगोलिया। तो ये है नोमैडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास, किस किस के बीच? भारत और मंगोलिया के बीच। इस बार ये इसका 15वां एडिशन है, और हुआ कहाँ पे? मंगोलिया की कैपिटल उलानबतोर में, 17 से लेके 31 जुलाई 2023 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। मंगोलिया की बात करें, कैपिटल इसकी उलानबतोर हो गई, करेंसी है तोगरोग, और प्रेसिडेंट हैं उखनागिन हुरेलसुख। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी सुरक्षा बॉन्ड 2023 नाम से एक एक्सरसाइज हुआ, किन देशों के बीच में? चाइना, रशिया और ईरान के बीच में। कहाँ पे?
ओमान की खाड़ी में। और यहाँ मंगोलिया से मुझे याद आ रहा है कि इस साल के स्टार्टिंग में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 हम लोग था, ये मंगोलिया में हुआ था। इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया था, उसमें भारत भी एक देश था। अभी चलिए फिर बताइए, हाल ही में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा INS सुनियाना ने। तो संयुक्त समुद्री बल ने अभी 10 से लेकर 12 जुलाई तक ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 अभ्यास का आयोजन किया, जिसमें भारत के INS सुनियाना जहाज ने भी हिस्सा लिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो भारत है ये संयुक्त समुद्री बल यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स का सदस्य देश नहीं है। अच्छा, ये अभ्यास हुआ कहाँ पे? सेशल्स में। सेशल्स के स्टैटिक याद रखना, जैसे कि इसकी कैपिटल होती है विक्टोरिया, करेंसी है सेशल्स से रुपया, प्रेसिडेंट है वेवल रामकलावन। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना ये कहां पे शुरू की गई? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो एक्चुअली राजस्थान के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। किसने की थी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और अभी इसे मंजूरी दे दी गई है। अब इसमें होगा क्या? तो इसमें हस्तशिल्प जो कारीगर है उन्हें स्वरोजगार के लिए आवश्यक उपकरण जो भी होते हैं उनको खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। मतलब एक जने को मिलेंगे 5 हजार रुपए, उससे वो आपके अपने उपकरण जो भी उनके उपकरण होते हैं वो खरीदे और अपना रोजगार चालू करे। और इसमें 18 से लेकर 40 वर्ष उम्र तक के व्यक्तियों को इसका फायदा मिलेगा। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया? तो आंसर होगा असम में। तो अभी असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या का समाधान करने के लिए ये गजह कोथा अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? निवासियों को हाथियों के व्यवहार, पारिस्थितिकी और क्षेत्र में हाथियों के सांस्कृतिक महत्व के बारे में शिक्षित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने कहां पर गज उत्सव का आयोजन किया था? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किन 2 राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा केरल और तेलंगाना। तो अभी 12 जुलाई 2023 को तेलंगाना के जो चीफ जस्टिस हैं, कौन? उज्ज्वल भुइया, उनको, और केरल के चीफ जस्टिस जिनका नाम है S वेंकट नारायण भट्टी, इनको राष्ट्रपति जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अभी नियुक्त किया गया। तो अब आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 न्यायाधीश हो चुके हैं। कितने हो सकते हैं? तो टोटल 34 हो सकते हैं। अभी भी एक सीट खाली है। अच्छा, वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारे? 50वें नंबर के हैं, DY चंद्रचूड़ नाम है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नियुक्त ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर का नाम बताओ? तो आंसर होगा मिशेल ब्लॉक। तो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो RBI है ना, उसी तरह से वहां का सेंट्रल बैंक को बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और अभी उसकी पहली महिला गवर्नर बन चुकी है, उनका नाम है मिशेल ब्लॉक, और उन्होंने फिलिप लोव का स्थान लिया है। तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी अभी विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे साउलो। और क्लाइडन गे ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष बनी। और परमिंदर चोपड़ा, भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसकी पहली महिला CMD बनी थी। और ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन नाम सुना है क्या आपने कहीं? ये भी हमारी 11वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी थी। वैसे टोटल महारत्न कंपनियां तो 12 है, 12वीं है REC। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि 14 जुलाई 2023 को इसरो ने किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया? तो इसका तो उत्तर होगा GSLV Mark 3 M4। तो अभी 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करके इतिहास रच दिया। याद रखना, ये इसरो का तीसरा मून मिशन है। ये चंद्रयान मिशन है, मून मिशन है, क्योंकि हम चंद्रमा पे जा रहे हैं। और किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो GSLV Mark 3 M4, या इसे ही आप कह सकते हो, मतलब GSLV Mark 3 को ही आप क्या कहोगे? LVM3। ये हमारा हैवी लॉन्च व्हीकल है, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं।
और लॉन्च कहाँ से किया? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इसमें हमारा विक्रम लैंडर ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवी क्षेत्र पर लैंड करेगा। ये लगभग अगस्त के महीने में पहुंच जाएगा। और अगर ये सफल लैंडिंग कर लेता है तो जो भारत है ये अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद ऐसा करने वाला, यानी कि चंद्रमा पे उतरने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन मैंने भी आपको बताया ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतर रहा है चंद्रमा के, यानी कि साउथ पोल पे, तो वहां पे आज तक कोई भी देश नहीं उतरा। तो फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा होगा? तो भारत होगा। तो अगर बात करेंगे हम कि भारत का मून मिशन का नाम क्या है, अभी जो लेटेस्ट वाला है चंद्रयान 3। अमेरिका का कौन सा है? आर्टेमिस, मिशन आर्टेमिस, मतलब चंद्रमा के लिए जो मिशन है वो नाम मैं आपको बता रहा हूं। तो भारत का तो चंद्रयान 3 हो गया, अमेरिका का है मिशन आर्टेमिस, चाइना का है चांग ई ये चाइना का है, और रशिया का भी है लूना 25। अच्छा, एक बार मैं आपको स्टार्टिंग वाले भी बता देता हूँ, यानी कि चंद्रयान 1 और 2 के बारे में भी। तो चंद्रयान 1 की बात करते हैं तो उसे हमने लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2008 में। वो एक ऑर्बिटल मिशन था। ऑर्बिटल मतलब उसमें हमारा उद्देश्य था चंद्रमा के आसपास घूमना, चारों ओर चक्कर लगाना, उतरने का उद्देश्य नहीं था हमारा। और उसे हमने लॉन्च किया था PSLV C11 रॉकेट से। फिर उसके बाद चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था। इसमें हमारा उद्देश्य था चंद्रमा पे उतरना। वो कब? 22 जुलाई 2019 को। किस रॉकेट के थ्रू? GSLV Mark 3 M1 के थ्रू। उसमें लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। और अब ये हमारा है चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 में। और इसकी लागत कितनी है? 615 करोड़ रुपए है। रॉकेट का नाम बताया LVM3M4 जो बाहुबली रॉकेट है। ये कितने टन का है? 642 टन। और हमारे इस मिशन का उद्देश्य क्या है? वहां जाके क्या करेंगे हम? तो रासायनिक व खनिज संरचना का पता लगाएंगे। किसकी? चंद्रमा की। भाई वहीं तो जा रहे हैं। देखो, इसरो की बात करें, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। और इसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है? S सोमनाथ हैं 10वें नंबर के। इसका मोटो, चलिए फिर बताइए। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टार्टअप जिसका नाम है XAI को किसने लॉन्च किया? तो एलन मस्क ने। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, ये स्पेस कंपनी के भी मालिक है। इनकी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, आप जानते हो। इनकी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी भी है टेस्ला। और अभी तो सोशल मीडिया में भी आ गए, ट्विटर जो ले लिया इन्होंने। और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप भी इन्होंने लॉन्च कर दिया। इसका नाम रखा है XAI। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मंजूरी दी? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा कैबिनेट ने कुई भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ऐसा नहीं है इन्होंने मंजूरी दे दी तो इसे शामिल कर लेंगे। हाँ, हो सकता है शामिल कर भी लें या नहीं भी करें, क्योंकि इस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ना है। तो फाइनली इसे संसद की मंजूरी मिलनी चाहिए। तो अभी ये प्रस्ताव आया है उड़ीसा की ओर से, राज्य की तरफ से आया। पर हाँ, इसे राज्य ने मंजूरी दे दी तो ये न्यूज में रहा। तो ये प्रश्न बन सकता है कि भाई बताओ कुई भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा उड़ीसा। ये उड़ीसा की कंद जनजाति के द्वारा बोली जाती है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के ऑथुर पान के पत्तों को GI टैग मिला? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के ऑथिर गांव में ये ऑथुर पान के पत्ते उगते हैं और अभी इन्हीं को GI टैग मिला है। तो अपने मसालेदार और तीखे स्वाद के लिए जाने जाने वाले ये जो पत्ते हैं, इनका उपयोग विशेष रूप से मंदिर उत्सवों, गृह प्रवेश और शादियों वगैरह में इनका उपयोग होता है। और अभी इन्हीं को GI टैग मिला है। तो याद रखना किस राज्य के हैं ये? तमिलनाडु के। नाम है ऑथुर पान के पत्ते। अब देखो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूरोमनी के द्वारा किस बैंक को कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया? तो आंसर होगा DBS बैंक। तो भी एशिया के वित्तीय सेवा समूह DBS को प्रतिष्ठित यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2023 में कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। और DBS को लगातार दूसरे साल धन प्रबंधन के लिए एशिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में भी मान्यता दी गई है। तो उत्कृष्टता के लिए यूरोमनी पुरस्कार को वैश्विक बैंकिंग उद्योग में सबसे सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। ये जो DBS बैंक है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा सिंगापुर में।
अच्छा, अभी डीबीएस बैंक इंडिया में जो इसकी ब्रांच है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे रजत वर्मा। और आप जानते हो भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी किसने जारी की थी? एचडीएफसी बैंक ने। और विश्व की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है मार्केट कैप के हिसाब से एचडीएफसी बैंक। पहले नंबर पे जेपी मॉर्गन बैंक है, तो ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है ओपन केलिन 1.0 इसको लॉन्च किया है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने अपना घरेलू कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है जिसका नाम है ओपन केलिन 1.0, जिसका उद्देश्य क्या है? अमेरिका पर निर्भरता को कम करना। मतलब जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो सारी अमेरिकन कंपनीज ही तो हैं। ये जो ओपन केलिन 1.0 है ये एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपना अंतरराष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। आपको याद होगा भारत के बाहर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने वाला पहला आईआईटी बना था आईआईटी मद्रास। कहाँ पे स्थापित किया था? अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है तंजानिया, वहाँ पे तंजानिया के जंजीबार शहर में। और यहाँ से एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि यहाँ पे अभी पहली महिला निदेशक कौन बनी है? चलो आप बताओ कौन बनी है पहली महिला निदेशक वहाँ पे? तो अब उसके बाद आईआईटी दिल्ली ने भी घोषणा कर दी है कि वह यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना अंतरराष्ट्रीय कैंपस स्थापित करेगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? तो आंसर होगा भारत ने। एक्चुअली में भारत को संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस जो पुर्तगाल से हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, निमंत्रण दिया था ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप में शामिल होने के लिए। तो उनके निमंत्रण को, उनके इनविटेशन को भारत ने एक्सेप्ट कर लिया और वो इसमें शामिल हो गया है। ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप जिसकी स्थापना होती है मार्च 2022 में। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त यानी कि फाइनेंस से जुड़े संकटों को संबोधित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मतलब कोई भी अगर वैश्विक संकट आता है, वो खाद्य से जुड़ा हुआ हो, ऊर्जा से या वित्त से संबंधित हो, तो उस पर त्वरित एक्शन लेने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अभी इसमें भारत भी शामिल हो गया। चलिए फिर बताइए, हाल ही में हरेला त्योहार ये किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो हरेला त्योहार ये उत्तराखंड में सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हरेला का मतलब हो गया हरियाली, तो ये दिन हरियाली और नए मौसम की शुरुआत का सूचक है। ये साल में 3 बार मनाया जाता है, पहला चैत्र मास में, दूसरा सावन मास में और तीसरा अश्विनी मास में। और इसी से कंफ्यूजिंग एक मिलता जुलता एक और त्योहार होता है। देखो ये तो हो गया हरेला त्योहार, एक हरेली उत्सव भी होता है और वो मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, तो वो भी ध्यान रखने। हरेला तो उत्तराखंड में और हरेली छत्तीसगढ़ में। फिर आपसे पूछा गया अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की नमदा शिल्प कला जो विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इसे सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें पारंपरिक बुनाई के बजाय फेल्टिंग तकनीक के माध्यम से भेड़ के ऊन के गलीचे बनाया जाता है और रंगीन हाथ की कढ़ाई वगैरह की जाती है। तो अभी जम्मू कश्मीर के 6 जिलों के 2200 उम्मीदवारों ने नमदा कला में प्रशिक्षण ट्रेनिंग ली, जिससे इस पारंपरिक शिल्प को संरक्षित किया गया और स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को सशक्त बनाया गया।